चैप्टर 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब पहले इस टर्म की मीनिंग डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं ये आप टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में सीख कर आए हो। कुछ स्टूडेंट का क्लियर नहीं होगा, मैं फिर से ये टर्म क्लियर कर देता हूँ और फिर हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, डेप्रिसिएशन क्या होगा? जब गुड्स की वैल्यू जब हमने खरीदा था तब जो होती है उससे कम हो जाती है, उसको डेप्रिसिएशन। ओके, देखो बिजनेस में जिस प्रोडक्ट का हम परचेज सेल करते हैं ना उसे गुड्स कहते हैं। बाकी हमारे एसेट्स होते हैं, बाकी के हमारे एसेट्स होंगे। सो जो एसेट्स हैं उन एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस्ड हो जाए, उस रिड्यूस्ड वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहते हैं। गुड्स का वैल्यू रिड्यूस हो जाए नहीं, एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हो जाए। समझो किसी का क्लोथ का बिजनेस है, उसके पास व्हीकल है, मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, एयर कंडीशन है, ये सारे एसेट्स हैं। अगर इनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाए तो इसे डेप्रिसिएशन कहेंगे। गुड्स का वैल्यू रिड्यूस हो जाए तो नहीं। ठीक है, फिर से अब ये रिड्यूस क्यों होती है? सपोज करते हैं कि आज हमने फर्नीचर बनवाया 1 लाख रुपए का, आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू क्या होगी? कोई 1 लाख देगा हमें पूरा? नहीं, जो भी वैल्यू मिली, जितनी कम मिल रही है वैल्यू, वो डेप्रिसिएशन है। सपोज करो 1 लाख का फर्नीचर था और 10 ईयर्स के बाद हमें उसमें से 30,000 मिली, तो डेप्रिसिएशन 30 होगा या 70 होगा? 70,000 डेप्रिसिएशन होगा, यानी जितनी वैल्यू कम हो गई। आपने एक मोबाइल लिया 10,000 का, 1 साल के बाद उसका आपको 8,000 मिल रहा है, सो 2,000 डेप्रिसिएशन हो गया। मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मॉडल पुराना हो गया, 1 साल तक यूज़ हुआ होगा, थोड़े से स्क्रैच आ गए होंगे, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, मार्केट में न्यू मॉडल्स अवेलेबल होंगे, वो सेकेंड हैंड हो गया, सो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी ड्यू टू यूज़ इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जो एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आ रहा है, चाहे हमें यूज़ करने के आ जाए या न्यू टेक्नोलॉजी में आ जाए, उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। क्लियर है? अब बिजनेस में मोस्टली मशीन्स यूज़ होते रहते हैं और मशीन्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। अब जब मशीन्स पर कैलकुलेट करते हैं ना डेप्रिसिएशन, उसमें अलग अलग मेथड है। कौन से मेथड हैं वो समझते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आज का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझना और प्रेजेंट रहना, फिजिकली भी मेंटली भी। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होगा? सपोज करते हैं कि हमने एक मशीन परचेज की है, मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 10, तो वैल्यू है उसका 1 लाख, और हर साल इस पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और बुक में आपको दिया हुआ है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी इस मशीन की वैल्यू एवरी ईयर 10% रिड्यूस हो जाती है, 10% कम हो जाती है। फर्स्ट डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगा? 1 साल कब पूरा होगा? 31 मार्च 2011। सो डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 10। मशीन जनवरी में परचेज किया था, जनवरी में 1 जनवरी को साल का पूरा होगा 31 दिसंबर। अगर अप्रैल को परचेज किया होता ना तो 1 साल 31 मार्च को पूरा होगा, वो सब में दिया हुआ होगा। अभी मैं कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सब में जो भी दिया होगा हम लेंगे। देखो ईयर कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे ईयर होते हैं। एक ईयर होता है कैलेंडर ईयर, जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है
और 31 दिसंबर को पूरा हो जाता है। कैलेंडर ऐसे ही चलता है ना, आप न्यू कैलेंडर लाते हो तो क्या करते हो, 1 जनवरी से होता है, 31 दिसंबर पूरा हो जाता है। फिर दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और कौन सा ईयर होता है, इतना ही पता है। दूसरा होता है देसी ईयर, देसी नामा में जो यूज़ होता है, वो दिवाली के दूसरे दिन स्टार्ट होता है जब हम सबको हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, और दिवाली के दिन उसका लास्ट होता है, यानी वो देसी नामा में यूज़ होता था। देन एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर क्या होता है कि आपका न्यू सेशन कब स्टार्ट होता है, तो जून में स्टार्ट होता है और अप्रैल में ख़त्म हो जाता है। सो एकेडमिक ईयर, बहुत सारे ईयर हैं। हम यहाँ फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर यूज़ करेंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए कैलेंडर ईयर यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर। सो फर्स्ट डेप्रिशिएशन कब होगा, 31 दिसंबर 10,000 होगा। 10% कितना होगा 1 लाख का, 10,000। सो 90,000। अब ये जो 90,000 हो गई ना, ये बुक वैल्यू हो गई। बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 11। डेप्रिशिएशन हो गया, ईयर पूरा हो गया। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 1 जनवरी का 90,000। फिर से डेप्रिशिएशन एज ऑन, अब नेक्स्ट ईयर का पूरा होगा 31 दिसंबर 11। अब सेम 10,000 डेप्रिशिएशन। 10,000 क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, SLM स्ट्रेट लाइन। जो डेप्रिशिएशन होगा ना वो एवरी ईयर सेम होगा। सो यहाँ पर कितना बैलेंस बचेगा 80,000। तो ये हो जाएगी बुक वैल्यू एज ऑन, अब दिसंबर 11 हो गया, सो 1 जनवरी एंड देन फिर से डेप्रिशिएशन एज ऑन 31 जनवरी का ईयर दिसंबर में पूरा हो जाएगा सेम, ठीक है। फिर से 10,000। अब मुझे बताओ ऐसा करते रहे तो ये 1 लाख कब ज़ीरो हो जाएंगे, 2020 मीन्स कितने साल में हो जाएंगे, 10 ईयर्स में ज़ीरो हो जाएगी ये वैल्यू। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मैथड। स्ट्रेट लाइन मैथड में सेम डेप्रिशिएशन हर साल होता है और एक दिन ऐसा आएगा जो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर तो 10 ईयर्स में होगी क्योंकि 10% डेप्रिशिएशन है हर साल। अगर ये 20% डेप्रिशिएशन होता तो 5 ईयर्स में जीरो हो जाएगी। अब दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, तो मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ। मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 10, 1 लाख रुपीज़। अब फर्स्ट डेप्रिशिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 10,000। 10% कितना होगा 90,000। ये हो जाएगी बुक वैल्यू एज ऑन। अब आइदर इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन सेम होगा, फर्स्ट ईयर का सेम डेप्रिशिएशन होगा। अब यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेम देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी अब ये जो रिड्यूस्ड बैलेंस हो गया है ना, अब इसका 10% करना है। तो अब इसका 10% क्या होगा, डेप्रिशिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 11, 9,000। तो बुक वैल्यू हो जाएगी, बुक वैल्यू एज ऑन सो आया समझ में रिड्यूसिंग बैलेंस क्या है। जो रिड्यूस्ड बैलेंस है ना उस पर कैलकुलेट करना है। अब सपोज करें नेक्स्ट होगा डेप्रिशिएशन एज ऑन 31 दिसंबर, सो 72,000। जब इस मेथड से हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं ना, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा,
हाँ, एज गुड एज ज़ीरो हो जाएगा, बट ज़ीरो नहीं होगा। हो सकता है बहुत छोटी वैल्यू हो जाए, इस मशीन की वैल्यू 100 रुपये हो जाए, बट ज़ीरो नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। 1 लाख का मशीन 100 रुपये। अब मुझे अगर आप कैलकुलेट करो 10, 20, 30 ईयर्स, मशीन का वैल्यू देखो क्या आ रहा है। अब आप 10% माइनस करते जाओ, देखो कितनी बार आप कर पा रहे हो। आप 10% माइनस करने का एक इजी मेथड बताऊं। 1 लाख को है ना, 1 लाख में से 10% माइनस करना है, यानी 90% बचा। सो 90% बचा तो आप 90% कर सकते हो, 90/100, या इट विल बी बेटर कि आप 0.90 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। 1 लाख को 0.90 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये आंसर आ जाएगा। फिर 0.90 से मल्टीप्लाई करो तो देखो ये आंसर आ जाएगा। आ रहा है? फिर 0.90 से मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है। नाउ 1 लाख को 0.90 से मल्टीप्लाई कर मुझे बताओ कितना आंसर हो रहा है। 10 टाइम्स कर लो, 0.90 से मल्टीप्लाई करते जाओ। टेन ईयर्स के बाद, और अगर उसमें 10 ईयर्स करते स्ट्रेट लाइन मेथड में तो 0, और ये 10 ईयर्स के बाद भी 34,000, 0 नहीं होगा। सो डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? हो गया? कितने ईयर किया? 10 ईयर्स, फिर भी वैल्यू 0 नहीं हुई। किसी ने और ज़्यादा किया? पॉइंट में आते जाएंगे बट 0 नहीं होगी। पॉइंट तो आ सकता है, हाँ। इसमें ना स्ट्रेट लाइन मेथड में पॉइंट नहीं आते हैं क्योंकि सीधा सीधा परसेंटेज है। इसमें तो वैल्यू पॉइंट में होती जाएगी बट फिर भी 0 तो नहीं होगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया था कि आपको अभी के अभी 1 करोड़ मिल रहा है एंड ऑन द फर्स्ट डे 1 रुपी मिले, सेकंड डे डबल करें 2 रुपीज़, देन डबल करें 4 रुपीज़। सो ऐसे 1 महीना पूरा कर उसमें शायद मैंने आपको 30 डेज़ बताए, 31 डेज़ थे। ठीक है, 31st पर कितना मिलेगा। सो ये भी कुछ ऐसा ही है, 0 नहीं होगा कभी भी। चलो, सो दोनों मेथड क्लियर हो गए। एक बार नोट डाउन कर लो मेथड। आप लिखो, पहले चैप्टर नेम लिखो, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, पेज नंबर 26 पर ऊपर देखो पॉइंट नंबर 9 दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दिया हुआ है।
सो पहले आप चैप्टर नेम लिखो, देन मेथड्स लिखो। मेथड में फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं। रियल बिजनेस में तो बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, बट यहाँ पर हमें कोर्स में मेजॉरिटी इन दोनों के क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 30 निकालो, 1 मिनट, पेज नंबर 30 निकालो। देखो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अलग अलग मेथड लिखे हुए हैं। कितने मेथड हैं? फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। देखो हर साल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, सो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ देखो, रिड्यूस्ड बैलेंस पर कैलकुलेट कर रहे हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू यानी जो उसका माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। दोनों का मीनिंग सेम होगा। फिर आगे कुछ मेथड दिए हुए हैं, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, रिवैल्यूशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिप्लीशन मेथड, माइलेज मेथड, मशीन ओवरहेड। मेजॉरिटी सम आपको इन दोनों मेथड के हैं, ठीक है। सो मेथड्स लिखो, इसमें ये दोनों मेथड लिख दो। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
चलो नाउ एक सम करेंगे। अब जैसे फर्स्ट डे है, फर्स्ट सम है, तो मैं एक इलस्ट्रेशन करवाऊंगा ताकि आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि सर जर्नल एंट्री का कितने पेज बनाने हैं, कितनी लाइन का बनाना है। सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना हुआ है, पेज नंबर 33 है। इतनी जर्नल एंट्रीज कवर हो जाए उसका फॉर्मेट बनाओ। नरेशन नहीं लिखेंगे हम लोग, एग्ज़ाम में लिखनी है आपको। यहाँ पर हम नरेशन के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो आप देख लो आपकी नोटबुक के अकॉर्डिंग एक पेज पर आ जाएगा, अगर आ रहा है तो बनाओ। फॉर्मेट बना लो जर्नल एंट्री का, कोई जगह नहीं छोड़नी है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। अकाउंट्स में मैंने पहले भी आपको बोला है, फिर बोल रहा हूँ, लॉन्ग स्केल ही यूज़ करनी है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। एक ही लाइन को ड्रॉ करोगे इंस्टॉलमेंट में और वो सीधी ड्रॉ भी नहीं होगी। चलो इलस्ट्रेशन फर्स्ट मैं रीड कर रहा हूँ। शीला लिमिटेड हैज़ परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹48,000 ऑन 1st April. इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन वॉज 2,000. अब नॉर्मली जो मशीन परचेज़ की जाती हैं उसका चेक दिया जाता है, और जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होते हैं वो इंस्टॉल करने के लिए जो टेक्नीशियंस आते हैं उन्हें दिया जाता है, वो कैश में होता है। सो 48,000 का मशीन, 2,000 का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। तो हम ये काउंट करेंगे कि ये मशीन हमने 50,000 में ली, क्योंकि कोई भी एसेट्स परचेज़ करते वक्त अगर कोई एक्सपेंडिचर हो जाता है वो हम उसमें ऐड कर देते हैं। अब एसेट्स परचेज़ करते वक्त कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे ये है इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। समझो यही मशीन हमने मुंबई से परचेज़ की और मुंबई से इधर लेकर आने का ट्रांसपोर्टेशन लगा, तो वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नहीं है, वो मशीन के वैल्यू में ऐड कर देंगे। आगे दिया हुआ है एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दिस मशीन इज़ 10 years एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 10,000। मशीन का लाइफ 10 year है और मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप का मतलब होता है भंगार, भंगार कीमत,
हिंदी या गुजराती में बोलते हैं भंगार वैल्यू, वो 10,000 है। अब मुझे बताओ कि 50,000 की मशीन 10,000 का स्क्रैप वैल्यू, हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड? पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? 50,000 की मशीन, 10 ईयर्स का लाइफ, 4,000 होगा। कैसे होगा 4,000? 10,000 माइनस कर देंगे हर ईयर। मशीन का हर ईयर 10,000 माइनस करेंगे तो 50 में से तो 10 माइनस करेंगे तो 5 साल में ही हो जाएगा। मशीन की लाइफ तो 10 ईयर्स है। सर मशीन की वैल्यू और स्क्रैप की वैल्यू माइनस करके डिवाइड बाय 10 करेंगे। ओके, कैसे कैलकुलेट किया? सर 10,000 मतलब माइनस करता गया ना 50,000 में से 10,000 ओके। 40,000। इतना अच्छा तो एक्सप्लेन करना आता है, प्रूव हो गया, कल करना फिर। हाँ, जो हमारी मशीन है उसका टोटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखो इधर ध्यान दो कि मशीन की वैल्यू जो है 50,000 है। अब ये कंफर्म है कि जब ये यूज़ करेंगे ना 10 ईयर्स के बाद, तो हम इसे भंगार में बेचेंगे, और भंगार में भी बेचेंगे ना तो 10,000 तो मिलेगा ही। अब 10,000 मिलेगा तो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? आज हम 50 में मशीन ले रहे हैं, ये कंफर्म है कि 10 ईयर्स के बाद अगर भंगार वाला भी ले जाएगा ना वेट कर कर, तो उसका जो प्राइस होता है वो हमें 10,000 तो मिलेगा ही। सो टोटल हमारा उस मशीन का रिडक्शन कितना हुआ? 40,000 कितने साल में? 10 साल में। सो पर ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 4,000। ओके, बट आपको है ना इसे ऐसे कैलकुलेट करना है कि कॉस्ट ऑफ मशीन 48,000 प्लस 2,000 इंस्टॉलेशन 50,000, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन 10,000, एस्टिमेटेड लाइफ यानी नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो कॉस्ट कितना है? 50 माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 10। सो 40,000 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 4,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन होगा। अब 50,000 की मशीन हर साल 4,000 वैल्यू कम होता जाएगा, ऐसे 10 ईयर्स तक करेंगे। सो 4,000 पर ईयर और 10 ईयर्स तक मशीन का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, तो 40,000 रिड्यूस हो गया। अब ये मशीन काम करना बंद कर देगी, हमें नई मशीन लेनी पड़ेगी, और उस टाइम पर नई मशीन लेंगे तो इसे पुरानी को बेच देंगे, तो इसका 10,000 रुपीज़ मिलेगा। अब क्लियर हुआ? सो ये है स्क्रैप वैल्यू। सो ये कैलकुलेशन होगी। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, इसी के जर्नल एंट्रीज करनी है। आगे क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं। डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन एंड एनुअल डेप्रिसिएशन रेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो आपको मेथड दिया हुआ होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि स्ट्रेट लाइन दिया है आपने जल्दी में रिड्यूसिंग कर दिया, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। और मशीन कब ली थी? फर्स्ट लाइन पर देखो, 1 अप्रैल। अकाउंटिंग ईयर कब पूरा हो रहा है? 31 मार्च। अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी इज एंडिंग ऑन 31 मार्च। अब हमें करना क्या क्या है इसमें? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years, then disclose accounting effect of it in final accounts of first year। अब पहले जर्नल एंट्रीज करनी है हमें। सो ये हमने डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर लिया। नाउ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब है परसेंटेज कितना हुआ डेप्रिसिएशन का। सो ये फर्स्ट पॉइंट हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। सेकेंड पॉइंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू
अब अगर 4000 पर ईयर डेप्रिसिएशन हो रहा है और मशीन की कॉस्ट 50,000 है, सो उसका परसेंटेज कितना होगा? सो ये है 8%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8%। सो पर ईयर डेप्रिसिएशन 4000 रुपीज़ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8%। अब 50,000 का 8% करके देखो, आ रहा है? सो हर साल 8% यानी 4000 डेप्रिसिएशन होता जाएगा। सो नाउ ये कैलकुलेशन आप नोट डाउन कर लो। जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया ना, जितनी भी हैं उतनी आ जाएंगी। अब ये कैलकुलेशन नोट डाउन करो। आज आप देखोगे इसमें एक सम करने में और इंट्रोडक्शन कवर करने में 2 घंटे चले जाएंगे। ये तो अभी फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट सम है। पहले दिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया तो बहुत इजी लगा होगा, बाद में आगे पता चला। सो किसी भी चैप्टर को सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है, हार्डवर्क चाहिए होता है। ये जो C है, S है, D है एंड N है, ये सारे कैपिटल लिखने हैं। अगर यहाँ आपने स्मॉल n यूज़ किया तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स में तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। सो ये जो है स्मॉल n अलग होता है और कैपिटल N की मीनिंग अलग हो जाती है। कुछ रह गया तो बुक में दिया हुआ है आपके। नाउ मशीन कब परचेज की है? सो 1 अप्रैल 12। नाउ पहला फर्स्ट एंट्री करेंगे मशीन परचेज करने के लिए। सो मशीन एसेट्स हैं, परचेज कर रहे हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। सो मशीन परचेज करेंगे तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट। रूल अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन? मशीन अकाउंट डेबिट 50,000। अब जो मशीन का पैसा दिया है वो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 48,000 एंड टू कैश अकाउंट 2000 इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। ठीक है, अब ये फर्स्ट ईयर है, पहले इधर समझ लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। नाउ अब ये 1 अप्रैल का जो ईयर स्टार्ट हुआ है, ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 13। अब 31 मार्च 13 पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते। सो हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4,000 पर ईयर। डेप कितना है? 4,000 टू मशीन अकाउंट 4,000। रूल अप्लाई हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब मशीन चल ही नहीं जाएगी ना, मशीन का कोई पार्ट बाहर जाएगा, मशीन की वैल्यू कम हो गई, इसलिए हम क्रेडिट व्हाट गोज आउट कर रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया। ऑन द सेम डे 31 मार्च 13, अब जैसे आपने पहले जर्नल एंट्री सीखी, उसका पोस्टिंग किया, पोस्टिंग का बैलेंस निकाला, बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ले गए। सो जब आप पोस्टिंग कर कर बैलेंस निकालते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, अब वैसे ही आपको आगे उनके फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, एनुअल अकाउंट्स, कि कंपनी ने प्रॉफिट किया तो कितना और लॉस किया तो कितना। वो आपका आगे इसी पार्ट में चैप्टर आ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो एट द एंड ऑफ द ईयर सारे अकाउंट्स को क्लोज कर कर वहाँ डालना होता है। जैसे आपने सारे लेजर्स बनाए थे ना, सारे लेजर्स को क्लोज कर कर आपने कहाँ रख दिया, ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। अब आपको ट्रायल बैलेंस से आगे जाना है और फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों अकाउंट्स एक साथ बनते हैं। सो वो आपका चैप्टर आगे आ रहा है। अभी के लिए आपको ये समझना है कि डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होगा या एक्सपेंस होगा। तो जब हम एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज किया जाता है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है और उसे क्लोज करने के लिए P&L में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। फिर से बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होता है, बट उसे क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट एवरी ईयर क्लोज हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर एंट्री करेंगे। ये हुई मशीन परचेज करने की एंट्री और ये हुआ ईयर एंड करने की एंट्री। फर्स्ट ईयर ये तीनों एंट्रीज होंगी। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो, नरेशन मत लिखना। थोड़ा सा स्पीडली लिखोगे। हाँ देखो, बैंक के थ्रू पेमेंट किया ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है ना। अब एक मिनट सबका ध्यान इधर, समझ लो इस पॉइंट को। बैंक में लिखा हुआ है बैंक से पेमेंट किया, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। लेकिन हर कंट्री के ना कुछ रूल्स होते हैं कैश यूज़ करने के। आप एक लिमिट तक कैश यूज़ कर सकते हो, उसके बाद नहीं। सो सपोज़ करते हैं कि हमारी कंट्री में एक रूल है कि 20,000 से ज़्यादा आप ना किसी को कैश पे कर सकते हो, ना किसी से कैश ले सकते हो। आपको 20,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करना है तो चेक से ही करना है, ऑनलाइन करना है, डिजिटल करना है, बट कैश में नहीं करना है, एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसी। अब समझो किसी को हार्ट अटैक आया हो और डॉक्टर बोले 4 लाख रुपए लगेंगे, तो वो 4 लाख आप उसे कैश दे सकते हो, डॉक्टर ले भी सकता है, क्योंकि वहाँ वेट नहीं कर सकते कि हम डॉक्टर को चेक दें, वो 3 दिन बाद क्लियर हो, फिर डॉक्टर को पैसे जाएं, फिर वो सर्जरी स्टार्ट करें। वहाँ हम कैश यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारा कैश आता है रोज़। एक एग्जांपल लेता हूँ पेट्रोल पंप का। आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, 200, 300, 500 का पेट्रोल फिल करवाते हो, बट उनका एक दिन का जो टोटल होता है ना वो 25 लाख रुपीज़ हो जाता है, बट उन्होंने किसी भी एक से 20,000 से ज़्यादा नहीं लिया। अब वो नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक उनसे 25 लाख ले लेगी। बैंक ये नहीं कहेगी 20,000 ही डिपॉजिट करना है, बैंक उनसे ले लेगी। आप रेस्टोरेंट जाते हो खाना खाने, आपने 1,000-2,000 का बिल लिया, ऐसे 100 कस्टमर जाएंगे तो उनका तो टोटल सेल 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। सो 20,000 से ज़्यादा का लेन देन हमें कैश में नहीं करना है। अगर मैं किसी से फ़ीस भी लूँगा और वो 20,000 से ज़्यादा है तो मुझे चेक में ही लेनी है। आई बात समझ में? सो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है कि हमने ये मशीन
चेक देकर परचेज किया है, बट कितने की है मशीन? 48,000 की। सो वो 48,000 हम अज्यूम करेंगे कि चेक ही पे किया होगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन को इस बात का नॉलेज होता है। आया समझ में? बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों का कैश करते हैं, पेमेंट करते हैं, खास कर तो कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग परचेज करते वक्त, लैंड परचेज करते वक्त, बट नहीं करना चाहिए, जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग। सो इसलिए यहाँ मैंने बैंक अकाउंट लिखा। हमारे स्कूल में इजी कैश में लेते हैं। चेक से दे सकते हो आप, चेक से 5,000 या 50,000 दो, 50 लाख दो, चेक से दे सकते हो। चलो, नाउ ये क्लियर हुआ। अब मशीन तो एक ही बार परचेज होगी, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन तो हर साल होगा। सो आने वाले 10 ईयर्स तक डेप्रिसिएशन होगा, बट सेकंड ईयर मशीन नहीं है। हाँ, अगर सेकंड ईयर और कोई मशीन परचेज किया तो एंट्री करेंगे, बट इसकी नहीं करेंगे। और ये जो एंट्री है ना, ये हर साल रिपीट होगी। तो फिर से सेम एंट्री 1 साल के बाद 2014 में करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम देखो किया हुआ है। चलो लिखो, ईयर चेंज करो और यही एंट्रीज फिर से करनी है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जा रहे हैं, मशीन का वैल्यू रिड्यूस करते जा रहे हैं। सो सेम एंट्री वंस अगेन। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा डेप टू मशीन, P&L टू डेप। रियल बिजनेस में भी ये एंट्रीज ऐसे ही होती है। तो सर किसी भी मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे कर सकते हैं, assumption कैसे लगा सकते हैं? हाँ, किसी भी मशीन का डेप हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अजम्पशन कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। कि 10% है, 20% है। सो गवर्नमेंट के रूल्स बने हुए हैं कि मशीन है तो 10%, व्हीकल है तो 15%। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिया, से लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, CCTV कैमरास, तो 40% डेप पर ईयर कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर, प्रिंटर और CCTV कैमरास, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो वैल्यू है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। सो 40%। सो गवर्नमेंट के लॉज बने हुए हैं, उन लॉ के अकॉर्डिंग हमें डेप कैलकुलेट करना होता है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, ये CA को पता होता है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होगा कि कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, वो आपको बता देगा। ठीक है। सो नाउ वंस मोर, फिर से 14 के बाद 15, हर साल ये एंट्रीज रिपीट होंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, अमाउंट सेम रहेगा। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो अमाउंट चेंज होता जाता, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम होता है। सो फिर से एक बार करोगे आप 31 मार्च 15, डेप टू मशीन, P&L टू डेप। सेम एंट्री आप अपनी नोटबुक में से लिखो। ईयर चेंज करना है सिर्फ, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ईयर चेंज करना है। ऊपर हेडिंग दोगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शीला लिमिटेड। जो भी कंपनी का नेम होगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शीला लिमिटेड। टोटल का नीड नहीं है, फिर भी कर लिया करो आप, क्योंकि ये पूरा
सर इसमें 2015 तक की क्यों हुई है? हाँ 2015 तक की क्यों हुई है? 2015 तक ही क्यों किया? 10 ईयर्स तक क्यों नहीं किया? 10 ईयर्स तक होना चाहिए वैसे तो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको फर्स्ट 3 ईयर के लिए ही सम करना है। 10 ईयर्स तो सम बहुत लेंथी हो जाएगा। 10 ईयर्स की डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला हो तो सम तो बहुत टाइम लग जाएगा ना करने में। सो क्वेश्चन में आपको दे दिया है फर्स्ट 3 ईयर तक ही करना है आपको। अभी मत बनाओ, पहले समझ लो फिर बनाना। अब हमें 2 अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से? मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब लेजर पोस्टिंग आप सीख कर आए हो, वही यहाँ पर करेंगे। अब मशीन परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं, सो हमें बैंक अकाउंट भी बनाना चाहिए, कैश भी बनाना चाहिए। सो इससे तो बहुत सारे अकाउंट्स हो जाएंगे। इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ हमें कहा है मशीन एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, फर्स्ट एंट्री है आपकी, मैं लेजर पोस्टिंग करूँगा तो जर्नल एंट्रीज चाहिए होंगी। सो जर्नल एंट्री में से पोस्टिंग करनी होगी। तो फर्स्ट एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 48,000 टू कैश अकाउंट 2,000। कैसे करेंगे पोस्टिंग? मशीन अकाउंट में डेबिट साइड 48,000 अलग और 2,000 अलग। यस, ओके, वेरी गुड। 48,000 अलग लिखेंगे और 2,000 अलग लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। डेट 1 अप्रैल 12। अब इसका क्रेडिट इफेक्ट कहाँ जाएगा? तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, वो हमें बनाना नहीं है। जितना बनाना है उतना इफेक्ट देंगे। सो कोई स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर इसका सिंगल इफेक्ट क्यों हुआ। लेजर पोस्टिंग में तो 2 इफेक्ट होते हैं, क्योंकि दूसरा अकाउंट बनाना ही नहीं है, इन्होंने पूछा ही नहीं है। बट रियल बिजनेस में होता है इसका सेकेंड इफेक्ट। ओके, नाउ देखो आपने क्या किया है, कैश बुक अलग सीखा, फिर सब्सिडियरी बुक्स अलग सीखे, जर्नल एंट्री अलग, पोस्टिंग अलग, फिर लास्ट में सब मिक्स हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि स्टार्ट से एंड तक पूरा प्रोसेस कैसा है। सो इस प्रोसेस में सिर्फ हम मशीन अकाउंट सीख रहे हैं और कुछ भी नहीं। नाउ सेकेंड एंट्री है आपकी 31 मार्च 13 पर
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 4000 है। अब दोनों ही अकाउंट हैं हमारे पास। अब अगर दोनों ही अकाउंट हैं तो दोनों में एंट्री करनी पड़ेगी। सो दोनों में एंट्री कैसे करेंगे? मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड ओके, वेरी गुड। और डेबिट अकाउंट में डेबिट साइड। क्या करूं? मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिटेशन टू बाय डेबिटेशन अकाउंट और डेबिटेशन अकाउंट में नहीं, सर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 4000, डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले डेबिट साइड लिखेंगे 4000। ओके, मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 4000। मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 4000। पहले अमाउंट्स लिख देंगे। डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड 4000, मशीन में क्रेडिट साइड 4000। सर मशीन अकाउंट में टू मशीन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। मशीन अकाउंट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट 31 मार्च 13। ये करेक्ट आंसर था। ओके, सो एंट्री की हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बजाज, सर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, वेरी गुड। 4000 अमाउंट। ओके, वेरी गुड। सर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे कि हम लोग को बनाने के लिए बना किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नहीं बनाना है, नीचे दिया हुआ है, एनुअल इफेक्ट्स दिए हुए हैं, देखो नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, लेकिन बाद में, अभी नहीं है, अभी हम ये दोनों ही बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 4000 और मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 4000। नीचे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 4000 लिखा हुआ है। ओके, नाउ पर्टिकुलर एक्सचेंज करेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर डेट लिखेंगे, पीएनएल में डेट जो है ना वो ऊपर लिखी हुई होगी, ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं होता है, वो साल में एक ही बार बनता है, सो इसलिए ऊपर डेट लिख देते हैं। ये तो इसके साथ लेजर में तो एंट्रीज पूरे साल होती हैं, लेकिन पीएनएल एक ही बार बनता है। अब यहाँ तक हमने पहली 3 एंट्री की, पहली तीन एंट्री कर ली, यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। अब फर्स्ट ईयर पहले क्लोज करना पड़ेगा, उसके बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे, फिर सेकंड ईयर का पोस्टिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड टोटल कितना है? 4000। क्रेडिट साइड टोटल कितना है? क्लोज हो गया। तभी तो इसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हर साल क्लोज हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट में से कभी कोई बैलेंस नहीं निकलता। ये पॉइंट किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछी थी, कब? जब हम इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कर रहे थे कि सर नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस क्यों नहीं निकलता। अब तब इंट्रोडक्शन था, आज प्रूफ मिल गया। नॉमिनल अकाउंट हर साल क्लोज हो जाता है, इसीलिए उसे नॉमिनल कहते हैं। बाकी पर्सनल और रियल के बैलेंसेस निकलते हैं। अब यहाँ पर इस साल का टोटल हुआ 50,000 डेबिट साइड, जो ज़्यादा टोटल होगा वो लिखेंगे। बैलेंस जैसे निकालते हैं, 50 में से 4000 माइनस करेंगे, 46,000। 31 मार्च 13 बाय बैलेंस CD। एंड देन ध्यान देना, जब आप ये मशीन अकाउंट बनाओ, यहाँ पर एक लाइन का गैप देना और फिर लिखना 46,000 टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 13। अब यहाँ पर आप एक लाइन का गैप दे रहे हो। रियल बिजनेस में तो बुक ही चेंज हो जाता है। जो बुक होता है ना, जिसमें ये लेजर बना हुआ होगा, हर साल नया बुक बनाते हैं।
सो ये जो इतना है ये 1 साल के पेज में जाएगा, फिर ये बैलेंस बीडी दूसरे साल के बुक में चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर क्लोज किया, अब सेकेंड ईयर की एंट्री करेंगे। सो फिर से आपका फोर्थ एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड 4000, यहाँ पर भी एक लाइन का गैप देना। मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड 4000, मशीन में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। डेट एक्सचेंज करेंगे 31 मार्च 14, 31 मार्च 14। ये फोर्थ एंट्री हो गई। नाउ फिफ्थ एंट्री है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया है, डेप्रिसिएशन में क्रेडिट करेंगे 4000, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट 31 मार्च 14। हो गई 2 एंट्री। वंस अगेन ईयर क्लोज करना है। सो फिर से नॉमिनल क्लोज हो जाएगा 4000 नॉमिनल में से कभी कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, अगर निकल गया मीन्स आपने मिस्टेक की है। रियल क्लोज करेंगे 46,000 42,000 बैलेंस सी डी, यहाँ पर आप बैलेंस सी एफ भी लिख सकते हो 31 मार्च 14। एंड फिर से एक लाइन का गैप देकर 42,000 टू बैलेंस बी डी। अगर आप यहाँ सी एफ लिख रहे हो तो फिर यहाँ बी एफ लिखना 1 अप्रैल 14। देखो 31 मार्च पर ईयर क्लोज हुआ, सो नेक्स्ट ईयर ओपन कब होगा? 1 अप्रैल को। 31 मार्च को मंथ क्लोज हो गया, मंथ पूरा हो गया, तो नया मंथ स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल को। सो यहाँ पर ईयर पूरा हुआ, यहाँ ईयर स्टार्ट हो गया और नॉमिनल अकाउंट हर साल क्लोज हो जाएगा। सो यहाँ तक हमने 5 जर्नल एंट्रीज का पोस्टिंग कर दिया, फर्स्ट 3, सेकंड 2, 5। नाउ फिर से 6 एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, फिर से इसका पोस्टिंग करेंगे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड 4000, मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड 4000। मशीन अकाउंट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन में लिखेंगे, देखो हर साल सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पर, टू मशीन अकाउंट, डेट 31 मार्च 15, 31 मार्च 15। एंड द लास्ट एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं, डेप्रिसिएशन में क्रेडिट करेंगे 4000, पर्टिकुलर में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 15। फाइनली क्लोज करेंगे 4000। अब इसे क्लोज करेंगे 42,000, 38,000 बाय बैलेंस सी डी 31 मार्च 15। आपको फर्स्ट 3 ईयर के लिए ही करना था, बट फिर भी आपको 4th ईयर का बैलेंस यहाँ दिखा देना है। 4th ईयर का टू बैलेंस पी डी 1 अप्रैल 15। सो ये है मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो फिर से आ जाओ क्वेश्चन पे, देखो क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में। सो पहले जर्नल एंट्रीज पूछी है, फिर प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर उन्होंने पूछा है कि फाइनल अकाउंट्स में इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अब फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है, तो फाइनल अकाउंट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा और बैलेंस शीट होगी। अब इसका पूरा डिटेल
मैं अभी तो नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर करेंगे उसमें आएगा। अभी के लिए ये समझ लो कि हर साल एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और हर साल एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनकम एक्सपेंस लिखे जाते हैं और बैलेंस शीट में सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो एक्सपेंस साइड होता है या लॉसेस वाला साइड होता है, और जो क्रेडिट साइड होता है वो इनकम होता है। सो डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट डेट नहीं आती है। यहाँ पर आप डेट लिखोगे तो वो ऊपर लिखोगे। अब फर्स्ट सम है, इसलिए हमेशा मैं इलस्ट्रेशन लेता हूँ ताकि आपको फॉर्मेट्स पता चले और कैसे करना है। सो P&L का देखो ऊपर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। अब जो ये फर्स्ट एंट्री की थी हमने क्रेडिट किया था, तो डेबिट कहाँ करना था इसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरी हेडिंग लिखोगे बुक में से देखकर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखेंगे पर्टिकुलर में? टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना ही दिखाना है और कुछ भी नहीं। नाउ बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। देखो ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ होगा, नहीं है ना। इसका लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़, और राइट हैंड साइड जो होता है एसेट्स होते हैं। सो एसेट्स में फर्स्ट ईयर मशीन का जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे 50,000, और माइनस फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा 4,000। सो फाइनल आउटर कॉलम में 46,000 नेट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। सो ये फर्स्ट सम था, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सम था, इंट्रोडक्शन था। ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या सीखा? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, अकाउंटिंग इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट्स। और इससे पहले हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखी कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है। सो ये फर्स्ट सम था। ये लेक्चर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। अब नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे सीखेंगे।